नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट को नाम दिया गया है द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू 2024। ये नाम देते हुए एक रिपोर्ट पेश की गई है। किसके द्वारा? मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर और इनके जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उन सभी लोगों ने यह पूरे का पूरा रिव्यू तैयार किया है, पूरी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में इन्होंने भारत की पिछले 10 वर्षों की जो विकास की क्रम रही है उसके बारे में उल्लेख किया है और बताया है कि 2014 से 2024 तक हम लोग किस किस अवस्था में आए हैं, किस किस स्थिति में आए हैं, क्या क्या ग्रोथ रेट रही भारत की और किस किस ग्रोथ रेट के दौरान वैश्विक ग्रोथ रेट क्या रही। साथ साथ इन्होंने इस पूरे रिव्यू के अंदर ये जो पूरे का पूरा इन्होंने तैयार किया है 74 पेजों का रिव्यू तैयार किया है ये। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ना हर एक चीज़ मेंशन की है कि पिछले 10 साल में भारत कहाँ था, कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी, जब चीज़ें बढ़ रही थी तो कौन कौन से क्षेत्र योगदान दे रहे थे, किस क्षेत्र का अधिक योगदान रहा, किस क्षेत्र का कम योगदान रहा और कोई ऐसा नया सेक्टर उभरा या कोई ऐसी नई चीज़ हुई जिसने भारत को कुछ खास महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की। तो पिछले 10 साल का रिव्यू दिया है। 10 साल के रिव्यू के साथ साथ इन्होंने आने वाले वर्षों की संभावनाएं भी प्रस्तुत की है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि भारत जिस प्रकार से विकास अभी कर रहा है, भारत के एक महत्वपूर्ण टारगेट अचीव करने वाला है और यह टारगेट है वर्ष 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना। अब वैसे आप सभी को पता है कि हम लोग जनरली चीज़ों को पढ़ते जानते समझते आए हैं कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात जो है वह लंबे समय से चल रही है। हम लोग जनरली डिस्कस भी करते रहते हैं और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो ईयर था वह केंद्र सरकार ने अनाउंस किया था कि हम 2027 तक इसको एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। हालांकि अभी हाल ही में जो लेटेस्ट नए डाटा आए हैं, नया एनालिसिस आया, उसमें यह भी माना जा रहा है कि वर्ष 2026 तक भारत एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और IMF पहले ही 2026 वित्त वर्ष को ही मान चुका है कि भारत इसी में ही बनेगा। अब इसी प्रकार से क्या हुआ कि हम लोग बार बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो कर रहे थे, तो इसी बीच $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात बीच में आ जाना हम सभी के लिए चर्चा का एक खास विषय बन गया है और ज़रूरी है कि हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को समझें। लेकिन यह जो चर्चा हुई है, यह जो विषय बना है, यह विषय बना है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू जनवरी 2024 की वजह से। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ को ना समझते हुए हम एक काम करेंगे कि इस रिव्यू को या ये जो रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट में जिन जिन बातें की गई हैं हम उन्हीं बातों को खासतौर पर समझते हैं, तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं और इसी रिपोर्ट पर आधारित हम लोग आज हर एक मामला जानेंगे समझेंगे। तो यह पूरा सेशन आप लोग के मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा खास है और मेंस में एक इस प्रकार का प्रश्न आप सभी लोग आने वाले समय में देख सकते हैं, इसकी संभावना है। एक अच्छा खासा प्रश्न है आप सभी के लिए कि विगत 10 वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को $7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। तो चीज़ें अच्छी हैं अपने आप में, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो ज़रूरी है कि जब आप मेंस देखने जाएं तो उससे पहले आपके पास चीज़ें हों और साथ साथ आपके पास अपने प्रॉपर बनाए हुए नोट्स हों, ताकि आप जब फ्रेम तैयार करें चीज़ों के लिए तो उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग आप अपनी बातें लिख दें, जिससे कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपको अच्छे अंक मिल जाए और क्या ही चाहिए जीवन में, है ना। पर समझते हैं कि इस रिव्यू के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं। पहली महत्वपूर्ण बात आपको पता लग गई है कि 2030 तक कह दिया है इन्होंने कि $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की संभावना है। संभावना क्यों है? क्योंकि हम ना अभी करंट ग्रोथ में को नोटिस कर रहे हैं। अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं कि कोविड पैंडेमिक के बाद से भारत किस प्रकार से तेजी से उभर रहा है, क्या ग्रोथ रेट रही है। अगर इसी ग्रोथ रेट से हम लोग चलते रहे या थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती है तो हम लोग किस स्थिति में होंगे आने वाले सब वर्षों के अंदर, चाहे हम 2030 की बात करें या अगले 10 वर्षों की बात करें, स्थिति किस प्रकार पलटेगी, यह सभी चीज़ें यहाँ पर उल्लिखित हैं। तो 74 पेज का ये दस्तावेज है। पिछले 10 वर्षों की भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा का इसमें विश्लेषण किया गया है। अगले 6-7 वर्षों की स्थिति को बताया गया है, जिसमें शामिल है भारत का 2030 तक $7 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाना। साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि भारत अकेला $7 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब अर्थव्यवस्था आपने $7 ट्रिलियन इकोनॉमी कर ली और जो भारत के नागरिक हैं, जो पिछड़े क्षेत्रों के नागरिक हैं, ग्रामीण अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों के जो नागरिक हैं, उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। इस रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि जिस प्रकार से भारत की ग्रोथ हो रही है यह हर एक क्षेत्र को प्रभावित करेगी और इसमें शामिल है भारत के नागरिकों के जीवन की आकांक्षाओं को पूरा करना और भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और उनके जीवन स्तर में सुधार करना। यह हर एक चीज भारत के विकास के साथ संभव हो पाएगी, यह आपको पता होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग? रिव्यू के अकॉर्डिंग। एक इंपॉर्टेंट रिव्यू है इस मामले में भी है कि PCS से प्री एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना है।
ज़रूरी है आप चीज़ों को जाने समझें, क्योंकि अब $5 ट्रिलियन के बाद में $7 ट्रिलियन इकोनॉमी का बात चल रही है यहाँ पर हम जैसे कि देख पा रहे हैं। इसके अलावा रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की गई है, क्या क्या इसकी खास बातें हैं, ये पीसी एग्जाम में खासतौर पर पूछे जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। ज़रूरी है कि आने वाले यूपी पीसी एग्जाम के लिए आप चीज़ों को तैयार कर लें, और यूपीएससी के लिए जिस प्रकार से तैयार करना है वह बातें तो मैं आप लोग को साथ साथ बताता हुआ ही चल रहा हूँ। ठीक है, $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है, और तेजी से सुधार होने की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था एक लचीली, साझेदारी आधारित शासन पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में स्थापित हो गई है। अब इसकी स्थिति बदल गई है, और इसको जो विकास मिला है उसका जो मुख्य आधार है ना, वह इकोनॉमी के अंदर ही है। जनरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी इकोनॉमी ना दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती हैं, उनके आधार पर विकास करती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यहाँ खासतौर पर यह माना गया है कि आंतरिक कारण हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और इसी वजह से भारत का आर्थिक और वित्तीय चक्र लंबा और मजबूत होता जा रहा है। इन्होंने भारत की विकास संभावनाओं को भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा है कि भारत की विकास दर वर्ष 2023-24 में 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है, लेकिन अगर हम वित्त वर्ष 2025 की बात करें तो वहां पर 7% की संभावना अभी हम व्यक्त कर सकते हैं। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यह मात्र एक संभावना होती है और सब अलग अलग जगह पे देते हैं। आरबीआई अपने स्तर पर अलग संभावनाएं प्रस्तुत करेगा, आईएमएफ अलग अलग संभावना प्रस्तुत करेगा, एनएसओ अलग संभावनाएं प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा जो और अलग अलग संस्थान हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी हो गया, तो ये इसी प्रकार से अपनी अलग अलग संभावनाओं को प्रस्तुत करते रहते हैं। तो याद रखिएगा कि भी हम लोग जो एवरेज चल रहे हैं वह 7% के आसपास ही चल रहे हैं। अगर ठीक इसी प्रकार से हम लोग चले, यानी कि वर्ष 2023-24 में हम लोग 7% की ग्रोथ सुनिश्चित कर पाते हैं, 2025 में भी 7% की ग्रोथ सुनिश्चित कर पाते हैं, तो इस दौरान हम लोग की स्थिति और अधिक मजबूत हो जाएगी, और वर्ष 2025 जो होगा वह महामारी के बाद में 7% विकास दर के साथ भारत का चौथा वर्ष बन जाएगा। कैसे बन रहा है, क्या कारण जिम्मेदार हैं, तो लगातार यही बात इस पूरी रिपोर्ट में फोकस की गई है कि भारत की जो स्थिति है वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में जोखिम और अनिश्चितताओं के बावजूद लचीली बनी हुई है, और भारत के विकास में अगर कोई खास तत्व योगदान दे रहा है तो वह दे रहा है घरेलू मांग। यानी कि भारत की अपने स्वयं की जो घरेलू मांग है वह इतनी ज़्यादा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मजबूती दिए हुए है, एक खास पिलर बने हुए हैं यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि आप जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन की आपके पास क्षमता है कि अधिकांश खपत जो है अपने ही देश में कर लें। यदि आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को, अपने ही उत्पादित किए हुए वस्तुओं को अपनी इकोनॉमी के अंदर अच्छा सप्लाई कर पा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी आपके लिए अच्छा मार्केट बनी हुई है, और आप विदेशी बाजार पर अपनी निर्भरता को कम कर रहे हैं, तो यह अवश्य ही आपकी ग्रोथ सुनिश्चित करेगा। यह एक इकोनॉमिकल फैक्टर है खास तौर पे। ठीक है, कुछ जगह हम देखते हैं कि जो देश है वह है तो डेवलप, वह चीज़ें अच्छी बना रहे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छा आगे बढ़ा पा रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन वह दिक्कत कहाँ खाते हैं, उनकी समस्या कहाँ आती है, तो आती है बाजार की कमी। उनके पास एक प्रॉपर बाजार नहीं होता, छोटे देश होते हैं, जनसंख्या कम होती है, खपत कम होती है, घरेलू मांग कम होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि उनको अपने देश में एक छोटा बाजार मिल पाता है, और जिस प्रकार से वह वस्तुओं का उत्पादन कर रहे होते हैं उन वस्तुओं को सप्लाई करना ज़रूरी होता है, दूसरे देशों में एक मार्केट की खोज करना ज़रूरी होता है, जो ज़रूरी नहीं है कि हर समय हर स्थिति में सेम ही रहे, कभी चीज़ें भी गड़बड़ा जाती है तो चीज़ें उलट पलट भी सकती हैं। तो भारत के लिए खासतौर पर माना गया है कि आप चीज़ें बढ़ा रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मुख्य रूप से जो उत्तरदायी कारण है वह घरेलू मांग है। लगातार घरेलू मांग बढ़ रही है, चीज़ें इसी प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो आप इस प्रकार से ग्रोथ सुनिश्चित कर पा रहे हैं। अगर हम राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय की बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय कहता है कि वर्ष 2023-24 में 7.3% की दर से भारत विकास करेगा। वहीं आरबीआई ने माना है कि 7% विकास दर रहने वाली है। अब इसी प्रकार के आंकड़े हम लोग अलग अलग देख रहे हैं, 7.3%, 7%। इसके अलावा जिस रिपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, जो ये रिव्यू देख रहे हैं, वहां भी कहा गया है कि 7% या उससे अधिक रहेगी। तो अगर हम लोग एवरेज निकाले तो 7 मुख्य रूप से आंकड़ा हमारे पास में यही आ रहा है। चलिए, ये भी ठीक है। अब यदि हम लोग 7% की दर से विकास कर रहे हैं, यह अपने मामले में खास क्यों है, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर। अगर हम लोग ग्लोबल ग्रोथ को सुनिश्चित करें या जाने समझे तो हमें पता लगता है कि आप मात्र और मात्र 2% से 3% के बीच में विकास कर रहे हैं। अब जब पूरी दुनिया यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो औसत विकास दर है वह 2 से 3% के आसपास चल रही है,
इस दौरान भारत की स्थिति 7% पे। तो आप देखिए ना कि पूरी दुनिया की अगर जो हम औसत निकाल पा रहे हैं उसकी तुलना आप कितना ज़्यादा आगे चल रहे हैं, वैश्विक विकास दर की तुलना में आप कितने अधिक अग्रणी बने हुए हैं, यह आपकी एक महत्वपूर्ण बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर इसी रिव्यू में इन्होंने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या बने हुए हैं जिस वजह से पिछले 10 वर्षों में भारत ने तेजी से विकास किया, अपनी एक अच्छी ग्रोथ रेट सुनिश्चित की और लगातार भारत उस ग्रोथ रेट को मेंटेन किए हुए है। जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ना कहावत बोलते हैं, एक प्रोवर्ब है लोगों को समझाने के लिए, तो कहते हैं कि शिखर पे पहुंचना जरूरी नहीं है, शिखर पर बने रहना बहुत जरूरी है। जनरली क्या करते हैं कि हम लोग एक टाइम पे इतनी अधिक मेहनत करते हैं, चीज़ों पे इतना अधिक फोकस करते हैं कि हम अपने पीक पे पहुंच जाते हैं। पीक पे पहुंचने के बाद ज़रूरी है कि आप उस लेवल को मेंटेन करें, लेकिन चीज़ें जब खराब होती हैं, गड़बड़ होती है, तो देखते हैं कि तेज़ी पे चीज़ें ऊपर उठती तो हैं लेकिन उसके बाद में डाउन भी हो जाती है। तो ठीक वही बातचीत चल रही है भारतीय इकोनॉमी के लिए भी कि तेज़ी से आप बढ़ तो रहे हो, लेकिन ज़रूरी है कि 7% का जो ये रेट है ना, आप इसको सुनिश्चित रखें। अगर आप इस पर बने रहते हैं, इससे आगे भी जाते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक होने वाली है। उत्तरदायी कारण क्या क्या बने हुए हैं? घरेलू मांग। भारत के पास अपनी खुद की घरेलू मांग है, जैसे कि आपको बता रहा हूं मैं, अच्छी खासी घरेलू मांग है, वस्तुओं की पूर्ति अच्छे से हो पा रही है, सप्लाई चेन बहुत बढ़िया मेंटेन हो रखा है। इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास हम देख पा रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक खास चीज़ यह भी देखी गई है कि निवेश क्षेत्र जो है यह तेजी से बदल रहा है। हम तेजी से जो वैश्विक इन्वेस्टमेंट है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है या एफडीआई हम लोग उसको कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बहुत तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। हम अलग अलग प्लांट लगा रहे हैं, अलग अलग कंपनियां लगा रहे हैं, कंपनी को आमंत्रित कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, उनको कहा जा रहा है कि आओ और इन्वेस्ट करो भारत के अंदर। तो जो ये पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे प्लांट भी लगेंगी, कंपनियां लगेंगी, साथ साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हमारे अन्य एक्सपर्ट जो होंगे उनको भी रोजगार मिलेगा, और यह सब मिलकर क्या करेंगे? भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे में निवेश, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक जो हमारा बुनियादी ढांचा है तेजी से विकास कर रहा है, साथ साथ डिजिटल बुनियादी ढांचा भी तेजी से विकास कर रहा है। और आज के समय में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चीजें संभव हो पा रही हैं। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना भी हम लोगों ने जो किया है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग एक अच्छी खासी ग्रोथ रेट सुनिश्चित भी कर पाए। तो इस रिव्यू के अकॉर्डिंग भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हुई है खासतौर पे, वह इन सभी फैक्टर्स की वजह से हुई है। इस तरफ अच्छा खासा ध्यान केंद्रित किया गया है और तभी हम लोग अच्छी खासी मजबूती स्थिति दे पाए। वहीं हम यह भी देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि साथ साथ अभी भी सुधार जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सुधार कर चुके हैं, अब आप अपने शीर्ष पर हैं, अब कहीं कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने रिव्यू में बताया कि सब कुछ ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, व्यवस्था मेंटेन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उस सब के बावजूद अभी भी आपके पास सुधार के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पे यदि आप काम कर लेते हैं अच्छा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारा देश जो है और भी तेजी से वृद्धि कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि आप सबसे पहले तो भू राजनीतिक संघर्षों से सुरक्षा सुनिश्चित करें। जिस प्रकार से जो वैश्विक स्थिति है, भू राजनीति चल रही है वैश्विक स्तर पर, बड़ी उथल पुथल है, वहाँ पर उथल पुथल, अलग अलग जगह युद्ध हो रहे हैं, कहीं हम देख रहे हैं कि मार्ग प्रबंधित हो जा रहे हैं। अब जब यह सभी चीज़ें हो रही हैं तो इससे क्या हो रहा है कि चेन इफेक्ट हो रही है। जो सप्लाई होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, ठीक से नहीं हो पा रहा है। अब जब चीज़ें आएंगी नहीं जाएंगी नहीं, मार्केट डिसबैलेंस होगा तो आपकी ग्रोथ रेट को अफेक्ट करेगा वो। तो ज़रूरी है कि वैश्विक भू राजनीतिक संघर्ष जो है आपसे बच के चलें और कभी ऐसा ना हो कि युद्ध में खुद ही कूद जाएं। ज़रूरी है कि आपको यहाँ से भी बच के चलना है। कौशल विकास पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने नागरिकों को अच्छी अच्छी चीज़ें, स्किल सिखाइए, जिससे कि वह अच्छी अपनी भूमिका निभा सके और वह भी इकोनॉमी की ग्रोथ में सहयोग कर सकें। हेल्थ सेक्टर में सुधार करने की आवश्यकता है, ऐसा इन्होंने माना है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। अब जब बढ़ रहे हैं तो चीज़ों को जितना अधिक सुधारा जा सकता है बेस्ट रहेगा, सुधार लिया जाए। एमएसएमई के लिए बोझ को कम करें। एमएसएमई आज के समय में हमारी इकोनॉमी के अंदर एक खास भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर बोझ अभी भी बना हुआ है। कैसा बोझ है? फॉर्मेलिटीज़ का। हमारे जो कानून है, नियम है, जो प्रोसेस है एमएसएमईज़ के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट है। बहुत सारे लोग नहीं समझते चीज़ों को, कुछ लोग समझते कर लेते हैं, हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। तो ज़रूरी है कि जो एमएसएमई के लिए नियम कानून है, जो व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा सरल कर दिया जाए, ताकि हम और अधिक एमएसएमई या स्टार्टअप वगैरह देख सकें। हमारी इकोनॉमी में चीज़ें बढ़ेंगी, अच्छा ही होगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। और श्रम बल जो है हमारा, अगर हम वहाँ पर लिंग अनुपात को सुनिश्चित कर लें, अभी हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या कम है।
महिलाएं अच्छे पदों पर कम संख्या में पहुंच रही हैं। अभी पहुंच तो रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच रही, पहुंच रहे हैं, लेकिन जो होना चाहिए ना जेंडर रेशियो वो ठीक नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सुधार की आवश्यकता है, यही बातें केंद्रित की गई हैं रिव्यू के अंदर। इसके अलावा चुनौतियाँ भी बताई इन्होंने कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं आपको जिससे बचना है आने वाले वर्षों में। वैश्विक उथल पुथल है, युद्ध चल रहे हैं, वहाँ से तो बचना ही है, युद्ध में शामिल नहीं होना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप युद्ध में शामिल होंगे तो ही प्रभावित हों, युद्ध के भी आपके ऊपर परोक्ष रूप से कुछ परिणाम हो सकते हैं, कुछ प्रभाव वह भी डाल सकते हैं। तो क्या क्या स्थिति हो सकती है यहाँ पर इन्होंने बताया कि देखिए अभी हाल फिलहाल में हमने युद्धों के अलावा देखा कि लाल सागर के अंदर बड़ी हलचल हुई। लाल सागर में लगातार हम देख रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, शिप्स को हाईजैक कर लिया जा रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं। यह ग्लोबल ट्रेड को बहुत अधिक प्रभावित करेंगी, इसकी पूरी संभावना है। जब ग्लोबल ट्रेड प्रभावित होगा, सब चीज़ें प्रभावित होंगी, तो ज़रूरी है कि आप इससे बचें, क्योंकि यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करेगा। तो आपको यहाँ से बच के चलना पड़ेगा, आपके लिए यह एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार मंदी हो गई, यानी कि वैश्विक व्यापार में जो मंदी थी वह थी तो थी, यह मंदी की स्थिति और अधिक बढ़ गई है। तो अब यह जो वैश्विक व्यापार की स्थिति थी इसको संतुलित किया जाना आवश्यक है, और आप भी इससे प्रभावित होंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन आप अपने लिए जितने सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं वह बेस्ट रहेगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहेगी। वर्ष 2024 में आपूर्ति व्यवधान, जिस प्रकार से लगातार उथल पुथल हो रही है, जो हमारे ट्रेड रूट से वह इफेक्ट हो रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों की वजह से क्या है कि थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है। तो ज़रूरी है कि चीज़ों को मेंटेन किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने है अभी। वैश्विक घटनाओं से निर्यात पर प्रभाव, जैसे कि आपको मैं लगातार बता रहा हूँ कि इफेक्ट हो रहा है, हमारे ट्रेड रूट इफेक्ट हो रहे हैं, युद्ध इफेक्ट कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों से बचकर चलना पड़ेगा। एक बड़ी चुनौती है, साबित हो सकते हैं। AI ने आकर के हमारे सेवा व्यापार क्षेत्र को और रोजगार के क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित किया है। अब बहुत सारे काम जो हम कई लोगों से करवाते थे, AI कर देता है, चुटकियों में कर देता है, बहुत जल्दी ही कर देता है। तो इसकी वजह से इकोनॉमी के लिए कुछ नई चिंताएं उत्पन्न हो सकती है, खासतौर पर रोजगार के क्षेत्र में और सेवा व्यापार के क्षेत्र में। हम जो सर्विसेज का ट्रेड करते हैं आपस में, यह दिक्कतें दे सकता है। इसके अलावा ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु परिवर्तन भी चिंताओं का विषय बने हुए हैं, क्योंकि सब चीज़ें करनी है, विकास करो, डेवलपमेंट करो, इकोनॉमिक ग्रोथ सुनिश्चित करो, अपनी इनकम बढ़ाओ, हर एक चीज़ ठीक है, लेकिन उस सबके बावजूद ज़रूरी है कि ऊर्जा परिवर्तन पर ध्यान दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ा जाए, जिससे कि चीज़ें ठीक हो, क्लाइमेट ठीक हो सके। क्योंकि विकास कर लोगे, यदि पर्यावरण ही नहीं रहेगा शुद्ध, या फिर हम एनवायरमेंट में सांस ही नहीं ले सकते, जी ही नहीं सकते, तो ऐसे विकास का करेंगे ही क्या। तो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करना ज़रूरी है, तापमान को नियंत्रित करना ज़रूरी है, तभी चीज़ें सारी की सारी हो पाएंगी। यह इन्होंने बताए हैं चुनौतियों के क्षेत्र। तो यह कुछ खास बातें इस रिव्यू से जो आपके लिए समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। यदि कुछ प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप अच्छे से हल कर पाएंगे। इस रिव्यू के आने का एक मायना यह भी है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। अब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और अब हम देख पा रहे हैं कि 2024 आ गया, तो 10 साल का इनका जो टेन्योर है वह पूरा भी हो गया। आने वाले चुनावों की तैयारी भी जोर शोर चल रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव देखेंगे कि हम अप्रैल मई में होंगे, तो देखेंगे क्या होगा परिणामों में। लेकिन यह सभी बातें आपके एग्जाम के लिए खास है, क्योंकि इलेक्शन तो 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन यह परीक्षा आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आपको जिस प्रकार से एक प्रश्न दिखाया था शुरुआत में, अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कुछ खास बातें यदि आप लोग अपने आंसर के फॉर्म में या कुछ बातें कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। शॉर्ट में आप लोग बुलेट बना करके लिख सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स, तो अच्छा रहेगा। ठीक लगेगा कि कितना आप लोगों ने समझा है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ अच्छी लगी होंगी, तो इसलिए साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं। हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं फिर कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।